हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका आदर्श ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। तो हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, उनको पहले देख लीजिए, फिर ये तीसरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, हम बात कर रहे थे क्रिस्टलीय ठोसों की। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। ये जो क्रिस्टलीय ठोस थे, ये मैंने आपको बताए थे, ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। ठीक है बच्चों, कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? पहला मैंने आपको बताया था कि पहला होता है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, ठीक है, या आयोनिक सॉलिड। दूसरा होता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, या हम इसको कहते हैं नेटवर्क ठोस। तीसरा होता है हमारा आणविक ठोस। आणविक ठोस। और चौथा होता है धात्विक ठोस। तो बच्चों, आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस को हमने अपने पहले और दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लिया है, और आज हम आणविक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से मैं इसको अब मिटाता हूं और हम अपने टॉपिक पर आते हैं, आणविक ठोस। तो चलिए, अब हम पढ़ते हैं अपना पहला आणविक ठोस। ठीक है, पहला क्या, सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, ये नंबर 3 पे, आणविक ठोस। आणविक ठोस, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या होता है आणविक ठोस? जैसा कि इसका नाम है आणविक ठोस, तो इसमें अवयवी कण होते हैं, वो अणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। अणु होते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आणविक ठोस होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, साथ में लिखेंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला हमारा होता है आध्रुवीय आणविक ठोस। आध्रुवीय आणविक ठोस, जिसको हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, और दूसरा हमारा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तीसरा हमारा आणविक ठोस होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इसको हम कहते हैं H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम पहले आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए, अब पढ़ते हैं अपने पहले आणविक ठोस के बारे में, जो कि है आध्रुवीय आणविक ठोस। आध्रुवीय आणविक ठोस। आध्रुवीय आणविक ठोस। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। सभी बच्चे लिखेंगे
देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं। जैसा कि नाम है आध्रुवीय आणविक ठोस, तो इनमें जो अवयवी कण होंगे वो आध्रुवीय अणु होंगे। क्या होंगे? आध्रुवीय अणु। तो यहाँ पे लिखेंगे अवयवी कण, अवयवी कण। इनमें जो अवयवी कण पाए जाते हैं वो होते हैं आध्रुवीय अणु, आध्रुवीय अणु। ठीक है बच्चों, आध्रुवीय अणु। और साथ ही अगर आध्रुवीय अणु के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं परमाणु भी इसमें पाए जा सकते हैं। जैसे जो अक्रिय गैसों के परमाणु होते हैं वो ही उनके अणु होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें ये जो अध्रुवीय अणु हैं वो कौन से बल से जुड़े होते हैं। तो हम इसमें आकर्षण बल की बात करेंगे कि इसमें कौन सा आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल, तो आध्रुवीय अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है वान डर वाल बल। तो इस बल को हम कहेंगे वान डर वाल बल, वान डर वाल बल, या वान डर वाल बंध भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं लंदन बल, लंदन बल। इस लंदन बल को हम परिक्षेपण बल, परिक्षेपण बल या फिर प्रकीर्णन बल भी कहते हैं, प्रकीर्णन बल। ठीक है, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है ये जो वान डर वाल बल और या फिर हम कहें लंदन बल, परिक्षेपण बल, प्रकीर्णन बल, ये बहुत ही दुर्बल बल होता है। दुर्बल मतलब बहुत ही कमजोर बल होता है। ठीक है, तो ये बहुत कमजोर बल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं इनके गलनांक कैसे होते हैं, गलनांक बहुत कम होते हैं। इनके गलनांक की अगर बात करें, आध्रुवीय आणविक ठोसों के गलनांक की बात करें तो हम लिखेंगे गलनांक। इनके गलनांक होते हैं बहुत कम, बहुत कम। ठीक है बच्चों, अब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये होते हैं विद्युत के कुचालक। तो चलिए हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन, मुक्त आयन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनमें नहीं पाए जाते हैं, हम लिख देंगे नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल इनके नोट करेंगे। तो इनके एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं कोई भी आध्रुवीय अणु ले सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास है H2 सॉलिड, H2 सॉलिड, Cl2 सॉलिड, I2 सॉलिड। ठीक है, या फिर हम ले सकते हैं CCl4 सॉलिड, या हम ले सकते हैं आर्गन सॉलिड। ठीक है, आदि ये इसके हैं एग्जाम्पल्स। अब हम आपको समझाएंगे। देखिए ये H2 जो है इसके बीच में कैसे अध्रुवीय अणु है। देखो H2 को लेकर के बात करते हैं। H2, एक H2 दूसरे H2 से कौन से बंध द्वारा जुड़ा होगा, वान डर वाल बल या लंदन बल द्वारा। इस लंदन बल को समझते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, एक और H2 का अणु बना लेते हैं, आप चाहो तो और भी बना सकते हो H2 के अणु। तो देखो इस H और इस H के बीच में ये जो बंध है, इस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। और ये जो सहसंयोजक बंध है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी के बिल्कुल बीच में हैं। कहाँ है? बिल्कुल बीच में। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं बराबर हैं। तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ना तो ये अपनी तरफ खींचेगा ना ये अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल बीच में रहेगा। यानी कि जितना अट्रैक्ट ये कर रहा होगा उतना ही बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ये वाला हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो
ये बिल्कुल भी बीच में रहेगा। ऐसे इसके बंध के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे, ना इसकी तरफ जाएंगे ना इसकी तरफ जाएंगे। ऐसे इस बंध के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन जो बंध में होते हैं वो बिल्कुल बीच में होंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर, ठीक है। अब तो फिर ये एक H2 दूसरा H2 तीसरा H2 H2 के सारे अणु आपस में कैसे जुड़े होंगे? ये जो इनके बीच में आपस में बल लग रहा होगा, इस बल को हम कहते हैं वान डर वाल बल या फिर लंदन बल। ये है वान डर वाल बल। चलो हम इस बंध की बात करते हैं। ये तो बंध है आध्रुवीय सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ये जो दो आध्रुवीय परमाणुओं के बीच लग रहा है वो आध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। लेकिन ये जो डैश मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसको हम कहते हैं, ये है हमारा वान डर वाल बंध या फिर वान डर वाल बल भी कह सकते हैं, या हम इसी को कहते हैं परिक्षेपण बल। परिक्षेपण बल से ये फेमस है, परिक्षेपण बल, या हम इसको लंदन बल कह सकते हैं, लंदन बल, ठीक है। तो बच्चों याद रखेंगे, इसी को हम प्रकीर्णन बल भी कहते हैं, प्रकीर्णन बल, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल आपको इसमें आर्गन का समझाते हैं। जैसे यहाँ तो आपने H2 देख लिया, ये अणु है, ठीक है, अध्रुवीय अणु है, लेकिन आर्गन में कैसे जुड़ा होता है एक आर्गन दूसरे आर्गन से, उसको देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हमने आर्गन का लिया था, तो आर्गन दूसरे आर्गन से जिस बंध से जुड़ा होगा उसको भी हम क्या कहेंगे? इसको हम कह देंगे, जैसे ये आर्गन सॉलिड है, आर्गन सॉलिड, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो आपस में जिस बंध से जुड़े हैं, ये बंध क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका, ये चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये सारे के सारे जो एक आर्गन से दूसरे आर्गन के बीच में बंध बने हुए हैं, इनको हम कहेंगे वान डर वाल बल, वान डर वाल बल, ठीक है, या प्रकीर्णन बल या लंदन बल। और ये जो लंदन बल होता है, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, उनको जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक नोट पॉइंट समझते हैं। इस नोट में आपको क्या समझना है, मेरे साथ देखिए, एक नोट लिख लीजिए, ठीक है। इस नोट में क्या देखेंगे, ये जो वान डर वाल बल था, तो इस वान डर वाल बल को खोजने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानन वान डर वाल, ठीक है। तो वान डर वाल बल की जो खोज करी थी, वान डर वाल बल, इसकी खोज करी थी जोहानन वान डर वाल ने, जोहानन वान डर वाल, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो लंदन बल, इसको नाम दिया था, वान डर वाल बल का एक प्रकार होता है लंदन बल, जो कि यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो हम लंदन बल की बात करते हैं। इसके बारे में बताया था फ्रिट्ज लंदन ने, फ्रिट्ज लंदन, फ्रिट्ज लंदन, ठीक है बच्चों। इसके बाद इस लंदन बल के बारे में और जान लीजिए। ये जो लंदन बल होता है, ये 1/r⁴ पर निर्भर करता है। अभी ये r क्या है, चलिए समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये दो कोई आध्रुवीय अणु हैं, ये बीच में नाभिक है, एक आध्रुवीय अणु ये है, इनका नाभिक, इसका नाभिक ये है, इसका नाभिक ये है। तो इसके बीच में कैसे ये लंदन बल काम करता है, इसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक क्षणिक समय के लिए इसका जो ऋणावेश है वो एक तरफ आ जाता है और धनावेश एक तरफ आ जाता है। इसकी कंडीशन कुछ ये हो जाती है बच्चों, जैसे इसका नाभिक अगर इधर आ गया तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएंगे। ठीक अगर इसका क्या होगा, देखो जब इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और इसको एक द्विध्रुव में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस
प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव प्रक्रिया। देखिए तो इसका जो नाभिक है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा और इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। फिर इनके बीच में जो बल काम करता है इसी को हम कहते हैं लंदन बल। और ये जो बीच की दूरी है इसको हमने कह रखा है, इसके और इसके एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच की दूरी है, इसको हम कह देते हैं आर। क्या कह देते हैं बच्चों? आर। तो ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी लंदन बल उतना ही कम लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझ लेते हैं हम कुछ। अब हम बात करते हैं लंदन बल काम कैसे करता है। ये जो आर है इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर लंदन बल आर, या तो आर छोटा हो या बराबर हो 500 पिकोमीटर से, 500 पिकोमीटर। या लंदन बल तब अच्छा काम करेगा जब आर का मान 500 पिकोमीटर हो या इससे छोटा हो। 500 पिकोमीटर से अगर ये जो दूरी ज़्यादा हुई तो लंदन बल यहाँ काम नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं ये जो लंदन बल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमाणु के आकार पर या अणु के आकार पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं परमाणु आकार। देखिए परमाणु का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा लंदन बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और इसके जो गलनांक हैं, हम अगर किसी भी ठोस के गलनांक की बात करें, इसके बीच लंदन बल लग रहा है तो लंदन बल जो है वो गलनांक को प्रभावित करता है, सीधे सीधे इसके समानुपाती होता है। अगर लंदन बल बढ़ रहा होगा तो उस ठोस का या उस पदार्थ का गलनांक बढ़ जाएगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। फिर हम समझते हैं अपना अगला ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी लंदन बल या फिर वान डेर वाल बल के बारे में बताया, ये जो लंदन बल होता है ये 1 सेकंड में सैकड़ों बार काम करता है। कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो ऐसा लगता है ये एक क्रमिक रूप से चल रहा है। चलिए अब हम अपने दूसरे ठोस के बारे में समझते हैं, दूसरे आणविक ठोस के बारे में, जो कि है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ सभी बच्चे, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, इसमें क्या नोट करेंगे, इसमें जो अवयवी कण होते हैं सबसे पहले उसको देखेंगे। अवयवी कण जैसा कि नाम से स्पष्ट है ध्रुवीय आणविक ठोस, तो इसमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु होंगे। क्या होंगे? ध्रुवीय अणु। ठीक है, इसमें अवयवी कण होंगे ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल। ये जो ध्रुवीय अणु होंगे वो आपस में किस आकर्षण बल से जुड़े होंगे उसके बारे में बात करते हैं। आकर्षण बल इनके बीच कौन सा लग रहा होगा? आकर्षण बल। तो इनके बीच में जो बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, उसको हम कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण। द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, डाइपोल अट्रैक्शन इनके बीच में काम करता है। और एक बात और समझ लो, ये जो द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल वान डेर वाल बल से प्रबल होता है। प्रबल होता है का मतलब है कि जो वान डेर वाल बल होता है वो इससे कमज़ोर होता है। वो कैसे? वान डेर वाल बल काम करता है 1 सेकंड में लगभग 100 बार। और कैसे काम करता है? कभी करता है कभी नहीं करता है। ठीक है, ये
जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण है ये तो लगातार लगता है दो ध्रुवीय अणु के बीच में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके गलनांक की। अब हम लिखेंगे गलनांक। तो गलनांक की बात करें तो इनके जो गलनांक होते हैं वो आध्रुवीय आणविक ठोस से ज़्यादा होते हैं या अधिक होते हैं। तो लिखेंगे इनके गलनांक आध्रुवीय आणविक ठोस से या आणविक ठोसों से अधिक होते हैं। इनके गलनांक आध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है वो वान डेर वाल बल से मजबूत होता है। जब इनमें बल मजबूत लग रहा है तो आपस में अणु एक दूसरे को अच्छे से पकड़े रहेंगे, जिनको हमें अलग करने के लिए ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा। तो हमने कह दिया इनके गलनांक जो हैं वो आध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रकृति की। तो चलिए इनकी प्रकृति की बात करते हैं, ये कैसे होते हैं। ठीक है, प्रकृति से मतलब है, चलिए तो हम लिखेंगे ये नर्म व कुचालक होते हैं। ये नर्म मतलब मुलायम होते हैं, नर्म व कुचालक होते हैं। देखिए इनमें कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं होते हैं, बस एक द्विध्रुव बनता है तो वो आवेश को कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इनके। जैसे आपने देखा होगा HCl के साथ साथ HCl सॉलिड ले लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर ठोसों की बात कर रहे हैं। HCl, SO2 के बारे में आपने सुना होगा, SO2 सॉलिड आदि। ये ध्रुवीय कैसे हैं, चलिए बात करते हैं। अब एक HCl को हम लेते हैं, ये हमने लिया HCl, तो इसमें ये जो आपस में जुड़े हैं वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। दूसरे HCl की बात करें, इसमें भी Cl और H ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। HCl, ऐसे ही आप HCl के कितने भी अणु लेंगे तो ये देखेंगे इस बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों वो बिल्कुल बीच में ना होकर के क्लोरीन की तरफ सरके हुए होते हैं। इसलिए क्लोरीन पर आता है डेल नेगेटिव चार्ज और इस पर आता है डेल पॉजिटिव। इसका मतलब है इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है और इस पर आंशिक ऋणावेश। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है तो क्लोरीन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसका लेता है। ठीक है, सेम बिल्कुल यहाँ पर होगा, बिल्कुल बीच में ना होकर के इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन की तरफ खिसका होगा, इसलिए इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव। सेम एज यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्लोरीन की तरफ खिसके होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका माइनस और इसका प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच में एक बल काम करेगा। हम इस बल को ही या इस बंध को ही हम कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। इसको हम कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसमें जो दो ध्रुवीय, एक ध्रुवीय अणु दूसरा ध्रुवीय अणु के बीच में जो बल कार्य करता है उसको ही हमने कह दिया द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो बच्चों जल्दी से नोट कीजिए इसको पॉज करके, फिर हम इसको मिटा के अगले तीसरे ठोस हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस को पढ़ते हैं। तो अब हम अपने तीसरे आणविक ठोस की बात करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, आणविक ठोस। ठीक है, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
तो चलिए बात करते हैं इसमें। तो इसमें अवयवी कण की बात कर लेते हैं। इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? अवयवी कण। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाने वाले अणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन बंध बनाने वाले अणु, हाइड्रोजन बंध बनाने वाले अणु। ठीक है, अब इनके बीच में अट्रैक्शन कौन सा काम करता है या आकर्षण, तो उसमें लिखेंगे आकर्षण बल में, आकर्षण बल, आकर्षण बल। इनके बीच में जो आकर्षण बल काम करता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। इनके बीच में जो आकर्षण बल काम करता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बंध। और साथ ही साथ में ये विद्युत के कुचालक होते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो हम लिखेंगे ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आप HF सॉलिड ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद H2O सॉलिड ले सकते हैं, H2O सॉलिड। इसके बाद आप NH3 सॉलिड ले सकते हैं आदि। ठीक है, अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो हाइड्रोजन बंध है आपको पता होगा ये 3 स्थितियों में बनता है। या तो हाइड्रोजन बंध बनाया हो फ्लोरीन से, या हाइड्रोजन ने बंध बनाया हो ऑक्सीजन से, या हाइड्रोजन ने बंध बनाया हो आपका नाइट्रोजन से। इन 3 स्थितियों में ही केवल हाइड्रोजन बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम HF की बात करें, HF, 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 HF। तो देखिए ये जो आपस में जुड़े हैं H और F, ये तो सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। ये जो बीच में सहसंयोजक बंध है इसमें जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन की तरफ खिसके हुए होंगे, इसलिए फ्लोरीन पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। सेम यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश। सेम बिल्कुल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर के हैं वो फ्लोरीन की तरफ होंगे, इसलिए बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर होगी। ऐसे ही यहाँ पर बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, ये डेल पॉजिटिव होगा। अब इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में एक बल काम करेगा और इस बल को ही हमने कहा है हाइड्रोजन बंध। इस बल को हमने कहा है हाइड्रोजन बंध। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हमने आणविक ठोसों के बारे में पढ़ा। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हमने पढ़ा अभी हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो अगली वीडियो में हम आपको धात्विक ठोस के बारे में बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।